हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई के लिए, ठीक है, जेई मेंस एंड एडवांस। और हम लोग जैसा अपन ने बात की थी बोर्ड को भी कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें सब कुछ क्लियर करना है, एक ही बार में क्लियर करना है, सब कुछ अच्छे से करना है, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक या चैप्टर जो मैं ले रहा हूँ वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का ओवरऑल सबसे बेसिक चैप्टर है, ठीक है, इसलिए इसे सबसे पहले पढ़ते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर अपने बेसिक्स क्लियर हैं तो ही हम आगे आगे अच्छा कर पाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में हम अटकेंगे नहीं, राइट। तो जैसे अपन किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप पेड़ का एग्जाम्पल लो तो उसकी जितनी ज़्यादा डीपर उसकी रूट्स होंगी, ठीक है, वही उतना ही अच्छा होगा उसकी लाइफ के लिए, उतना ही अच्छा होगा उसकी ग्रोथ के लिए, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए वो फल और फूल जो वो देने वाला है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ बात हुई, वो जो बेसिक जो उसकी रूट्स हैं जो दिख भी नहीं रही हैं, लेकिन असली जो रहस्य है वो उन रूट्स में छुपा हुआ है, उस बेसिक चीज़ में छुपा हुआ है। उसी तरीके से अब जब अपन घर बनाते हैं अपना, तो अपन कहते हैं कि नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए। नींव का क्या मतलब हुआ, वो बेसिक चीज़, वो जो पिलर है उसकी जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही अच्छा वो हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा जो मकान है वो अच्छा खड़ा रहेगा, वो सालों साल टिका रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से लाइफ में भी हमारी इस जेई की जर्नी में भी सेम ही चीज़ है, हमें सबसे स्ट्रॉन्ग अपना बेसिक्स को रखना है ताकि हम आगे कोई भी चीज़ कोई भी सिचुएशन फेस करें तो हम यहाँ अपनी नींव की तरफ से पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नजर आए, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। इतना सब कुछ बोलने के पीछे ये मतलब था कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं मोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी, या मतलब उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कभी मोल का सवाल ही हमें फंसा कर हमारी रैंक को नीचे कर सकता है या लिस्ट से बाहर कर सकता है, और वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। टफ क्वेश्चन को अगर हम नहीं कर पाएंगे, टफेस्ट क्वेश्चन को, तो हमें उतना गम नहीं होगा, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में फंस कर अगर हम कोई मिस्टेक कर जाते हैं तो उसे कहते हैं सिली मिस्टेक। लेकिन कोई भी मिस्टेक सिली नहीं होती, सिली हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं चीज़ रह जाती है, ठीक है। तो इतना सब बोलने का पीछे यही कारण था कि मोल कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक है, उसको भी हमें उतना ही अच्छे से पढ़ना है, उतना ही ध्यान से रखना है उस चीज़ को, जितना हम आगे आने वाली टफ चैप्टर्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेंटली, राइट। तो शुरू करते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट से, और उसमें सबसे पहले जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेसिकली हमारा जेई का पार्ट नहीं है, डायरेक्टली हम उसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं तो मैं चाहता था कि 10th से हमारा जो कनेक्शन है उसी से हम कनेक्ट के थ्रू, एक ब्रिज के थ्रू हम 11th में जाकर पहुँचे वहाँ पर, ठीक है, नई क्लास में हम एंटर कर रहे हैं, तो एक ब्रिज होना चाहिए उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। इसलिए मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा बेसिक, जो आपको लगेगा ये सब तो मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कनेक्शन मैं उसको ले रहा हूँ, राइट। तो अपन शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। तो मैटर, जैसे हम सब जानते हैं मैटर क्या होता है, हमने अपने 10th में या 9th में या पिछली क्लासेस में अपन ने देखा है मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसका एक मास होता है और उसकी कोई वॉल्यूम होती है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई अगर वो कर रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मैटर कह देते हैं, राइट। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है, लिखी है, सब जगह है ना। तो मैटर हम सब जानते हैं। अब मैटर को अपन दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिजिकल में तो हम सब जानते हैं मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, सबको पता है, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस। इसके बारे में तो अपन को कुछ जानने की और ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आगे की क्लासेस, आगे की जब अपन तैयारी करेंगे, ठीक है, आगे की क्लास यानी कि 12th क्लास में भी अपन देखेंगे या 11th के एंड में अपन देखेंगे। अच्छा, क्योंकि बच्चों ने ये सुना होगा नाम, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर हमने तो बोस-आइंस्टीन ये सब पार्टिकल्स, ठीक है, या फिर हमने प्लाज्मा के बारे में भी सुना है सर,
ये क्या चीज़ है, ये आपने SLG तो लिख दिया, लेकिन ये दोनों क्या चीज़ें, इसके बारे में कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने उसे अच्छे से समझा भी होगा, लेकिन अभी मैं इन दोनों को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो आगे जैसे जैसे अपन चलेंगे कोर्स में तब ये दोनों चीज़ें आएंगी, तब अपन उसको वहाँ देखेंगे राइट टाइम पर। राइट टाइम पर हर चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है, राइट चीज़ को राइट टाइम पर देखना बहुत नेसेसरी है बच्चों लाइफ में, ठीक है। कि कहते हैं कि आपको कई चीज़ों में इंटरनेट पे देखा होगा आपने 18+ लिख दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की एक उम्र होती है। तो आज आपकी जो उम्र है, ठीक है, मतलब उम्र मतलब इस तैयारी में जो उम्र है वो बोस एंजियोप्लाज्मा की नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूँ, राइट। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में अपन देख सकते हैं, इसमें दो तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरे जो क्लासिफिकेशन है वो है मिक्सचर्स, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ। ये सब तो आपको पता ही है इन तीनों के बारे में। ये दोनों में क्या अंतर होता है, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ की बच्चों डेफिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। डेफिनेशन मैं वो नहीं कह रहा हूँ वो बोर्ड में लिखने वाली डेफिनेशन कि हाँ हाँ लिख के आ गए और नंबर मिल गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है, वो मार्क्स वाली डेफिनेशन की बात नहीं है। बात यह है कि एक्चुअली उस चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में वो कैसे यूज़ होती है वो अलग बात होती है, लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअली उसका मतलब क्या है, जब आप हर चीज़ को इस तरीके से देखोगे, बिल्कुल हर चीज़ को एकदम उसको तोड़कर बेसिक से आप जब देखोगे उसकी बिल्कुल नींव से हर चीज़ को, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको देखने का तरीका ही बदल जाएगा। आपको टफ से टफ क्वेश्चन उसकी छोटी छोटी बारीकियां आप पकड़ पाओगे कि एक्चुअली है क्या चीज़। क्योंकि जेई में क्या होता है, जैसा कि शैलेंद्र सर ने भी आपको बताया होगा, जेई में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं जैसा कि हुआ लोगों ने बना रखा है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपके आउट ऑफ रीच नहीं होते हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो उस दिन का हमारे को ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर में जो अच्छा परफॉर्म कर जाए वो ही असली परफॉर्मर भी होता है, ठीक है। अब उस प्रेशर को हम कैसे कम करें, उस प्रेशर को कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप सब उस दिन तो वो चीज़ें करते ही हो, अच्छी साउंड स्लीप लेना, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट यानी कि बिल्कुल जो नींव है किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी वर्ड की, अगर आपको वो क्लियर है तो आप उससे घबराओगे नहीं। कोई भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है लेकिन उसका आंसर 2 मिनट में आ जाता है, तो कुछ बच्चे तो कर देते हैं और कुछ बच्चे वो क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। एक्चुअली उनको आता सब है लेकिन वो घबरा जाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको हर चीज़ को पकड़ना आना चाहिए कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे करना है वो अलग बात है, और उस चीज़ की फील आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से, चाहे आप आगे वाले चैप्टर्स में भी अपन देखेंगे, ठीक है, तो हर चीज़ को अपन पहले उसका मतलब समझेंगे कि एक्चुअली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं इसे। अपन आगे देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएजेंट्स, रिएक्टेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कहाँ यूज़ करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब मिक्सअप हो जाता है। अगर आप हर चीज़ को उसके बेसिक से पकड़ोगे, ठीक है, तो वो कभी मिक्सअप होने के चांस बहुत कम होंगे। एग्जाम में आप अच्छा कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाओगे, राइट। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में बता रहा था, इन दोनों का डिफरेंस अपन क्रिएट करेंगे और डेफिनेशन से लेंगे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब आप समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मैं कहूँ तो अगर पानी लेता हूँ मैं, ठीक है, तो पानी एक प्योर सब्सटेंस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। पानी में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपन देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:16 है, यानी कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकता। इसको अपन आगे जो अपन लॉज देखेंगे, ठीक है, 5-6 लॉज देखेंगे अपन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें अपन देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और वो सब चीज़ें। तो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि ये जो रेशो है ये कभी चेंज नहीं हो सकता। 2:16 यानी कि 1:8 ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता पानी का, ठीक है। H3O नहीं कहोगे आप पानी को, H2O ही कहोगे। तो ये होता है प्योर सब्सटेंस जिसका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकता। और डिफरेंस के तौर पे मैं बताऊं मिक्सचर्स में क्या होता है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस में अपन समझ गए दोज हुज कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज, इट इज़ नॉट वेरिएबल, एंड वो डेंसिटी में भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मिक्सचर्स में क्या होता है, मिक्सचर्स में फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ शुगर का सोल्यूशन लेता हूँ, शुगर प्लस वाटर,
मतलब मान लो आप ग्लूकोज ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी शुगर्स अपन देखेंगे आगे। तो बेसिकली आप जो टेबल शुगर लेते हैं वो ले लेते हैं अपन। तो शुगर प्लस वाटर का मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, चीनी घोल दी पानी में। अब चीनी का मैं अगर पानी का मैं मास ले रहा हूँ 100 ग्राम, ठीक है, आप वॉल्यूम में उसको मेजर करते हैं लेकिन मास में भी कर ही सकते हैं, करने में क्या है, ठीक है। तो 100 ग्राम मैंने पानी लिया। तो अब जो चीनी है, चीनी में मान लो मैंने 5 ग्राम घोली पानी में। अब मैं क्या करता हूँ, नहीं 5 ग्राम से मेरे को मज़ा नहीं आया, ठीक है, मेरे को और चीनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 को मैं 10 कर दूंगा 100 ग्राम पानी में ही, ठीक है। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है, मिक्सचर मतलब शुगर और H2 का जो मिक्सचर है, यानी कि इस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है वो ही चेंज हो गया। पहले 5 ग्राम चीनी थी, अब 10 ग्राम चीनी है 100 ग्राम पानी में ही, यानी कि यहाँ रेशो ही आप देख रहे हो क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि वो सॉल्यूशंस जिनका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वेरिएबल है। और अगर कॉम्पोजिशन वेरिएबल है तो डेंसिटी तो वेरिएबल होनी ही है, ठीक है। अब आप कहोगे शुगर की क्या है यहाँ पर इस सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर मैं शुगर को सॉल्वेंट मानूं, पानी को मैं क्या मानूं, शुगर को मैं सोल्यूट मानूं और पानी को मैं सॉल्वेंट मानूं, तो डेंसिटी चेंज हो ही रही है मिक्सचर की, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, कॉम्पोजिशन और डेंसिटी दोनों की दोनों क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस। अब अपन प्योर सब्सटेंस को भी क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। जैसे कि मैंने ये जो एग्जांपल लिया H2O का, वो क्या है, एक कंपाउंड है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, क्या ले लो, एलिमेंट में हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। तो एलिमेंट्स आप ले सकते हो, Fe ले लो, आयरन ले लो, बहुत सारे एलिमेंट्स आप देखोगे, ठीक है। और कंपाउंड्स भी होते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो पानी का एग्जांपल है वो क्या था, कंपाउंड था। अब कंपाउंड में भी 2 क्लासिफिकेशन अपन करते हैं। कंपाउंड्स हो सकते हैं या तो आयोनिक और या फिर हो सकते हैं कोवेलेंट, राइट। तो इस तरीके से अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आपको पता होगा, थोड़ा आइडिया होगा आयोनिक और कोवेलेंट के बारे में। बाकी अपन इनऑर्गेनिक में आगे पढ़ेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, राइट। और मिक्सचर्स में भी हमारे 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। अच्छा, मिक्सचर्स में जो एक क्लासिफिकेशन देख रहे थे होमोजीनियस और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स का, तो होमोजीनियस और हेटेरोजेनस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमने देखा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में क्या होता है, मिक्सचर्स वेरिएबल कॉम्पोजिशन वाले होते हैं और प्योर सब्सटेंस जो कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन वाले नहीं होते हैं, यानी कि वो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी नहीं करता है। लाइक H2O में हमने देखा, ठीक है, या हाइड्रोजन गैस में हमने देखा कि वो जो उनका कॉम्पोजिशन है वो वेरी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो एग्जांपल लिया था शुगर का, लास्ट जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर शुगर मैं चेंज भी कर सकता हूँ, शुगर का जो अमाउंट है वाटर में, तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्पोजिशन में वेरिएबिलिटी आ रही है, राइट। तो वही मिक्सचर्स थे। अब मिक्सचर में जो क्लासिफिकेशन है होमोजीनस और हेटेरोजेनस, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें ये हो रहा है, जब हमने पहले एग्जांपल लिया था ये होमोजीनस का एक एग्जांपल था जो शुगर प्लस वाटर का लिया था। अब इसमें आप डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ पर चीनी घोलता हूँ पानी में, तो आपको ये पता चलेगा कि चीनी जो है पूरी तरीके से घुल चुकी है। मैं उस केस की बात नहीं करूँगा जहाँ पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो इतनी ज़्यादा कम हो जाए कि शुगर यहाँ पर आपको नीचे दिखने लगे। मैं उस केस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम एक अमाउंट के बाद तो शुगर घोल ही नहीं सकते पानी में। मैं उस केस की बच्चों बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ तक बात कर रहा हूँ जहाँ पर शुगर पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व हो सकती है, राइट। हम आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में कि एक लिमिट के बाद शुगर भी या कोई भी सॉल्यूबल जो हमारा सोल्यूट होता है वो भी डिसॉल्व करना बंद कर जाता है, ठीक है। वो हम सोल्यूशन में आगे पढ़ेंगे, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर उस केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पूरी तरीके से डिसोल्यूशन शुगर का हो रहा है। तो वहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि शुगर के पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस कॉम्पोजिशन में पूरी तरीके से चीनी घुल चुकी है पानी में और मुझे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलेगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स वही होते हैं जहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है और जो डेंसिटी होती है वो भी यूनिफॉर्म होती है। यहाँ पर आप कहीं पर भी देखेंगे इस मिक्सचर में आपको पानी नजर आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें शुगर भी है। वो पी के ही पता चलेगा कि ये तो मीठा मीठा लग रहा है, इसमें शुगर डिसॉल्व्ड है। यानी कि ये जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। जबकि जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है सैंड का। सैंड को अगर मैं आप पानी में डालोगे तो आपको पता चलेगा कि जो धीरे धीरे सैंड के पार्टिकल्स है वो नीचे बैठने लगेंगे। और अगर आपका सोल्यूशन स्टैंड स्टिल पे होता है, थोड़ी देर तक आप उसको रखोगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सारे के सारे पार्टिकल है सैंड के वो नीचे आपको बैठे मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या दे सकते हो कि सॉल्यूशन तो है ये, ठीक है, मिक्सचर है ये, लेकिन
ये जो इसका कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी वेरिएबल था, यहाँ पर भी वेरिएबल है। वेरिएबल किसकी प्रॉपर्टी है? मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी है, मिक्सचर्स की। लेकिन जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पे यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पर ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर एक दो ही हैं, और टाइम के साथ साथ सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे। यानी कि ये जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी तो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म होनी ही है। मतलब मैं क्या बता सकता हूँ कि यहाँ नीचे की तरफ में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी सोल्यूट की, राइट, लेकिन ऊपर की तरफ सैंड पार्टिकल्स मुझे नज़र ही नहीं आएंगे, यानी कि डेंसिटी वहाँ पर बहुत कम होगी। तो वो मिक्सचर्स जो कि नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले होते हैं वो होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। और वो मिक्सचर जिनकी कॉम्पोजिशन और डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है वो होते हैं हमारे होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि ये एग्जांपल शुगर का, वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। याद रखना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये वो वाला केस नहीं है जिसमें जो मिक्सचर है उसकी सोल्यूबिलिटी, यानी कि जो शुगर की सोल्यूबिलिटी है यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि शुगर यहाँ नीचे आपको दिखेगी, वो वाला केस नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को। और ये वाला एग्जांपल है हेट्रोजेनस का। अब और भी एग्जांपल आप ले सकते हो इसमें। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ इस केस में हम ले सकते हैं एलॉयज़ के एग्जांपल। वो क्या होते हैं? होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। लाइक एलॉयज़ आप पता होगा आपको क्या होते हैं, एक से ज़्यादा मेटल जब हम यूज़ करते हैं तो उनको एलॉयज़ बोलते हैं, और उनका जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप दो मेटल ले रहे हो, तो मान लो कोई निकल और आयरन का एलॉय आपने बनाया, तो वहाँ पर अगर 3:1 फॉर एग्जांपल मैं निकल और आयरन को ले रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यह यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। तो वो मेटल्स के मिक्सचर जहाँ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है उनको हम एलॉय कहते हैं, और वो किसके एग्जांपल है? होमोजीनस मिक्सचर के। जबकि हेट्रोजेनस में बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे हमने सैंड का यहाँ पर एग्जांपल लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे, और हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।